अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आज पढ़ेंगे भाभी जान के बारे में। इससे पहले देखते हैं कि भाभी जान के लिखने वाला कौन है, इसका लेखक कौन है। लेखक को उर्दू में कहते हैं, मतलब जो किसी किताब को लिखता है उसको उर्दू में कहते हैं मुसन्निफ, यानी लिखने वाले का जो नाम है, किताब को किसने लिखा उसको मुसन्निफ कहते हैं। उसी का हिंदी का लेखक, लेखक का इस किताब इस मजमून का जो लेखक है कौन है, किसने लिखा है, उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका लेखक कौन है, उसका असली नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। फिर पढ़ेंगे भाभी जान को। तो देखते हैं कि लेखक जो इसका नाम है सोहेल अजीम आबादी। क्या नाम है? सोहेल अजीम आबादी। अपने जहन में को खोल के रखिए, जो चीज पढ़ाया जाए उसको गौर से सुनिए। तो इस लेखक का नाम क्या है? सोहेल अजीम आबादी। सोहेल अजीम आबादी। और इसका असली नाम क्या है? सोहेल अजीम आबादी का असली नाम क्या है? तो सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान, ये सोहेल अजीम आबादी का असली नाम है। ठीक है। और वो तखल्लुस क्या रखते थे? सोहेल अजीम आबादी तखल्लुस क्या रखते थे उसके बारे में कह रहे हैं कि इसका तखल्लुस क्या है? सोहेल था। तखल्लुस सोहेल था। जैसे कि हर कोई ना कोई आदमी होता है जो अपने शेर में तखल्लुस पेश करता है, तो ये अपने शेर में तखल्लुस सोहेल से रखा था, आजिम आबादी नाम था और तखल्लुस उसका सोहेल है। जैसे शबनम कमाली का नाम शबनम, ये तखल्लुस था। तो इसी तरह इसका भी है कि तखल्लुस क्या है? सोहेल, ये शेर में इस्तेमाल करते हैं। और देखते हैं कि कब पैदा हुए। तो सोहेल अजीम आबादी जो पैदा हुए, उनकी जो पैदाइश है 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी को सोहेल अजीम आबादी पैदा हुए पटना में। पटना में पैदा हुए और जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। जो उनकी पैदाइश है 1911 ईस्वी, पटना में पैदा हुई और फिर जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। सोहेल अजीम आबादी 1911 ईस्वी को पटना में पैदा हुए और जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। ये माइंड में बिठा लीजिए। अब देखते हैं आगे तीसरा। 1 साल की उम्र में सोहेल अजीम आबादी की 1 साल की उम्र में वालिदा, यानी ब्रैकेट में घिरा हुआ है माँ, ठीक है, ब्रैकेट में घेर दिया हूं, यह है वालिदा, यह माँ। वालिदा यानी माँ की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, वो डेथ कर गई, मर गया। और परवरिश ननिहाल में हुई। परवरिश जो है सोहेल अजीम आबादी की वो ननिहाल में हुई, ठीक है। और तालीम, और तालीम, तालीम एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई। उनके वालिद का जो माँ का जो इंतकाल हो गया, वो तो 1 साल की उम्र में ही इंतकाल हो गया सोहेल अजीम आबादी की। उसके बाद फिर क्या, उनकी परवरिश जो है नानिहाल में हुई, नानिहाल लोग उनके परवरिश किए। उसके बाद एक मुअल्लिम, मुअल्लिम कहते हैं पढ़ाने वाले, ठीक है, एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में उनकी तालीम हुई। आगे देखते हैं कि उसके क्या अफसाने थे, क्या नहीं थे। और करते हैं उर्दू अफसाना निगार प्रेमचंद की शख्सियत से बहुत हद तक मुतासिर थे। मतलब प्रेमचंद ये भी एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं अपने वक्त का, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शेर व शायरी किया करते थे। तो सोहेल अजीम आबादी जो है, उनके शेर व शायरी को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा उनसे लगाव हो गया, बहुत ज्यादा उनसे मुतासिर होने लगे, उनके करीब रहने लगे, उनसे सीखने लगे, हर चीज उनसे सीखने लगे। वही कह रहे कि उर्दू अफसाना निगार, अफसाना कहते हैं कि कहानी, किस्से को बयान करना, उसी को अफसाना कहते हैं। यानी अफसाना कहे तो कहानी को बयान करना, किस्से को बयान करना, उसको अफसाना कहते हैं। वही कहते हैं उर्दू अफसाना निगार प्रेमचंद की शख्सियत, हाँ, से बहुत हद तक मुतासिर थे। मतलब प्रेमचंद जो शख्सियत थी उनकी बहुत बेहतरीन थी और बहुत ही अच्छे इंसान थे, शेर व शायरी करने वाले थे। तो सोहेल अजीम आबादी जो है उनसे ज्यादा कुर्बत इख्तियार करने लगे, मतलब ज्यादा दोस्ती बढ़ गई उनसे, उनके पास ज्यादा रहने लगे, उनसे सीखने लगे, हर चीज करने लगे। अब देखते हैं 3 अफसानवी मजमुए हैं, 3 अफसानवी मजमुए हैं। तो कह रहे हैं कि अफसाना, अफसाना एक कहानी और किसी को कहा गया, लेकिन 3 अफसाने मजमुए, तो कई सारे अफसाने, मतलब बहुत सारे अफसाना को जोड़ के एक किताब बना दिया जाए तो वहीं पे अफसाने लफ्ज अफसानवी का इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा।
तो वही कह रहे हैं कि 3 अफसानवी मजमुए हैं। किनके हैं? सोहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमुए। वो क्या है? 4 चेहरे, ये 4 चेहरे, एक अलाव, 2 और आदमी के रूप, ये 3 जो है अफसानवी मजमुए हैं सोहेल अजीम आबादी के। ख्याल अपने जहन में बिठा लीजिए इसको कि 3 अफसानवी मजमुए हैं सोहेल अजीम आबादी के, और एक नाविल है। नाविल का नाम है बेजड़ों के पौधे। एक नाविल है, 3 अफसाने मजमे हैं। जहन में रखिए, 3 अफसाने मजमे हैं, 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप, और एक नाविल है। नाविल का नाम है बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे। ठीक है दोस्तों, ये आपने देख लिया। ये कुल थे अफसानवी, ये कुल बातें थी सोहेल अजीम आबादी के बारे में जो मैंने आपको बताया। और फिर सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? उनकी पैदाइश जो है, पैदाइश जो थी सोहेल अजीम आबादी की जो पैदाइश है 1911 ईस्वी पटना में हुई। जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। लेकिन इंतकाल कब हुआ? तो इंतकाल हुआ 1980 ईस्वी में। सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल हुआ 1980 ईस्वी में। सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल हुआ। ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए, बल्कि कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। मैं बता चुका था इससे पहले वाले वीडियो में कि जिन चीजों को बोर्ड में लिख के पढ़ाया जाता है ना मेरे दोस्त, वो मेन बातें होती, वो पॉइंट वाली बातें होती, वो एग्जाम में आने वाली बातें होती हैं। उन चीजों को चाहिए कि आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसको लिखने के साथ साथ याद भी कीजिए, क्योंकि आपके पास उतनी वक्त नहीं है कि आप सिर्फ लिख लिए हैं उसके बाद याद नहीं करें। लिखने के साथ साथ आप उन्हें याद भी कीजिए। और ये जितनी चीजें आपको बताया गया ना, ये सारी चीजें पॉइंट वाली हैं, मेन बातें हैं। इन सबको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि यही इन्हीं में से आपसे सवाल किया जाएगा कि सोहेल अजीम आबादी का असली नाम क्या है, उनके कितने मजमे हैं और उनके नाविल कितने हैं, और फिर कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनका इंतकाल हुआ, असली नाम क्या है, तखल्लुस क्या रखते थे, और उसके दिलचस्प मुतासिर किससे हुए, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये सब चीजें जो आपको लिखा दिए हैं, बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और लिखने के साथ इन्हें आप याद भी कीजिए। तो ये थे कुल सोहेल अजीम आबादी के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब पढ़ेंगे भाभी जान के बारे में कि भाभी जान कौन थे, कौन नहीं है, क्या करती थी, क्या नहीं करती थी। और वैसे भी भाभी जान की जो मजमून है भाभी जान वाले, वो काफी लंबे चौड़े, अगर वीडियो बनाया जाए तो एक से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा स्टूडेंट्स उसके। इसलिए मैं शॉर्टकट में और खास बातें आप सबको बता दूंगा, इंशाअल्लाह उससे आप समझ जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, इनमें से सवाल किया जाएगा, और जो इनके ताल्लुक से, इस चैप्टर के ताल्लुक जो आंसर और क्वेश्चंस आएंगे उसको मैं बेहतर अंदाज में हल करवा दूंगा इंशाअल्लाह, उन्हीं में से सवाल आएगा। तो ये बताएं, इनको लिख लीजिए। अब पढ़ेंगे हम भाभी जान के बारे में। है कौन ये भाभी जान, कौन है, और इसका जो लिखने वाला है वो कौन है, और किस वजह से लिखा गया भाभी जान को, इसका किरदार क्या है इस चैप्टर में। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप भाभी जान जब यहाँ लिखा हुआ देख रहे तो जाहिर सी बात है किसी की वो भाभी होगी ही, और जिसकी ये भाभी है उसका नाम है अख्तर। उसका नाम है अख्तर, और वो बहुत बड़ा शायर है अपने वक्त का। तो भाभी जान को पढ़ेंगे और देखते हैं भाभी जान कौन है। तो ये भाभी जान आप देख रहे हैं स्क्रीन में, भाभी जान हेडिंग में बहुत बड़ा हिस्सा लिखा हुआ है, हेडिंग में भाभी जान। अब अगर इसको हम पढ़ेंगे तो देख ही सकते हैं कितना है, 1 है, 2, 3, 5, 6, 7, 8, यहां तक बात है भाभी जान की। अब 8 सफ़ात है, अगर 8 सफ़ात को हम पढ़ाएंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, कम से कम 1-2 घंटा की तो वीडियो बन ही जाएगा। और उस 1-2 घंटा का वीडियो ना बनाकर मैंने सोचा कि कम वक्तों में
आपका भी वक्त बच जाए, मेरा भी वक्त बच जाए, क्योंकि ज्यादा लंबे वीडियो बनेगी तो फिर देखने वाले देखते नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसी कहानी को मैं शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ, खुलासा बता दे रहा हूँ, बस उससे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। वरना अगर तफसील से पढ़िएगा तो पूरे चैप्टर को पढ़िएगा तो 1-2 घंटे का वीडियो बन जाएगी। तो शॉर्टकट में हम पढ़ते हैं कि भाभी जान आखिर थी कौन और इसका क्या किरदार रहा इस चैप्टर में। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये भाभी जान, भाभी जान ये इसके एक देवर था अख्तर नाम करके, तो वो अपने भाभी के घर रहने के लिए 2-3 दिन के लिए आया था। तो वो जब आया 2-3 दिन रहने के लिए अपने भाभी के घर में, तो रहा, रहने के बाद वो अपने भाभी के जो काम करने का अंदाज देखा और फिर उसके मेहनत को देखा, मुशक्कत को देखा, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वो मेहनत कर रहे थे, मुशक्कत कर रहे थे, हर चीज में पहल कर रहे थे। उसको देखकर वो अख्तर जो है कि बहुत ही ज्यादा उनसे मतलब प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद उसी मतलब अपने भाभी जान के कैरेक्टर को अख्तर ने इसमें चैप्टर में बयान किया कि कैसे कैसे उनकी भाभी थी और क्या करती थी क्या नहीं करती थी। और उनकी जो भाभी थी, भाभी जान का नाम है रुकैया, नाम याद रखिएगा, भाभी जान का नाम रुकैया है। तो उनकी जो भाभी जान थी वो बहुत तेज तर्रार थी, हर काम में पहल करती थी, सुबह सवेरे सोकर उठ जाया करती थी, बच्चों को उठाया करती थी, और उसके बाद बच्चों को पहना के स्कूल के लिए तैयार करती थी, फिर अपने देवर अख्तर के लिए चाय वगैरह बना के तैयार करके रख देती थी। बात यहाँ तक होती थी कि अख्तर सोया हुआ ही रहता था, लेकिन उसकी भाभी चाय बनाकर उसके लिए तैयार करके रख देती थी, उठता नहीं था तो उसको जबरदस्ती उठाती थी वो, और अपने बच्चों को भी तैयार करती थी, तैयार करने के बाद फिर स्कूल भेजना, खाना उसका वगैरह हर चीज का वो ख्याल रखती थी। और भाभी जान और अख्तर का एक भाई था, भाई का नाम है नन्हे भाईजान, उसका नाम, जिससे रुकैया की शादी हुई थी, भाभी जान की जिससे शादी हुई थी उसका नाम था नन्हे भाईजान। और उसका जो भाई था अख्तर का, नन्हे भाईजान, वो ज्यादातर वो अक्सर बेशतर वो कहाँ रहते थे, जेल में रहते थे। और जेल में रहने की वजह उसकी ये थी कि उसका जो ताल्लुक था सियासत से था, उस सियासत से ताल्लुक रखने वाला शख्स था, इसी वजह से वो ज्यादातर जेल में भी जाते थे, क्योंकि सियासत में तो ये सब होते रहता है, मुकदमे चलते रहते हैं। तो जैसे एक मुकदमा खत्म होने के बाद तो अगर वो घर पहुंचते थे तो उसके बाद फिर दूसरा मुकदमा उस पर दायर हो जाता था, दूसरा मुकदमा, दूसरे केस उस पर वारिद कर दिया जाता था, जिसकी वजह से फिर से उसको जेल जाना पड़ता था। और उसके गैर मौजूदगी में उसके भाभी जान को बहुत सारी कठिनाई और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो मुश्किल में पड़ जाती थी और पैसे वगैरह का बहुत किल्लत होता था। लेकिन फिर भी भाभी जान जो है वो कभी हिम्मत नहीं हारे। ये अख्तर, जो उसके भाभी जान का जो देवर है अख्तर, वो अपने भाभी जान के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे वो अपनी जिंदगी का सामना किया, मुसीबतों परेशानियों का सामना किया और आगे बढ़ती रही। तो ये जो भाभी जान थी ये स्कूल भी पढ़ाने के लिए जाया करती थी, और स्कूल जो पढ़ाने के लिए जाया करती थी वहां से 400 रुपए का महाना मिलते थे, और एक लड़की को अलग से पढ़ाते थे, उससे 50 रुपए करके महाना मिलती थी। और उसी कैरेक्टर में एक शमी नाम करके लड़की थी जो बहुत ही गरीब थी, बहुत ज्यादा गरीब थी, यहाँ तक कि उसको स्कूल में फीस देने के लिए पैसे भी नहीं थे उसके पास। तो उसकी भी मदद यही भाभी जान किया करती थी, उन्हीं 400 में और फिर 50 रुपये में, उन्हीं 400 में से वो घर भी चलाया करते थे, अपने बच्चों को देखभाल भी किया करती थी, और फिर दूसरों की भी मदद किया करती थी। जो शमी नाम करके जो लड़की थी वो बहुत गरीब थी, उसके बाद वो पढ़ने की ख्वाहिशमंद थी बहुत ज्यादा, तो भाभी जान उसकी मदद किया करती थी। एक दिन क्या हुआ कि भाभी जान के घर वो आई, उसके बाद वो बोलने लगी कि भाभी जान स्थिति ऐसी है कि मैं मतलब इतनी गरीब हूँ कि वो फीस भी जमा नहीं कर सकते। तो भाभी जान ने क्या किया कि अपने बेटी, भाभी जान की जो बेटी थी उसका नाम क्या था, रेहाना, याद रखिएगा उसका नाम रेहाना था। वो अपनी बेटी की चूड़ी को, अपनी बेटी की चूड़ी यानी सोने की 2 कंगन थी, चूड़ी थी, उसको बेचकर उसको कहा कि जाओ तुम इसको बेचकर अपने फीस जमा कर लेना, अपने मतलब पढ़ाई की जो फीस है उसको जमा कर लेना। अब देखिए भाभी जान कितनी रहमदिल थी और कितने गैरों के बारे में भी सोचती थी, बहुत मदद करती थी। उसके बाद और एक इसी चैप्टर में एक और किरदार है भाभी जान की के, एक लड़की थी वो उन्हीं के शागिर्दा में से थी या दोस्त में से, तो वो हॉस्पिटल में रहा करती थी, और ये भाभी जान एक लड़की को
करके उसको ये बुनने के लिए, शूटर बुनने के लिए। तो जब वो वापस आई, शूटर बुन के लाई, उसके बाद कुछ ऊन बच गया था। बचने के बाद शूटर वो दी भाभी जान को। भाभी जान और वो दोनों, भाभी जान हॉस्पिटल जाने लगी, तो अख्तर ने खिड़की से झांक कर देखा कि ये दोनों कहाँ जा रही है। तो देखा कि वो हॉस्पिटल जा रही है, और हॉस्पिटल में जाके देखा कि भाभी जान उस बच्चे को बोतल में दूध ले जाके दिए, और फिर उस शूटर को भी दिया, क्योंकि शूटर जो सिलवाया था वो भाभी जान का असली मकसद उस बच्चे को देना था जो हॉस्पिटल में, उसकी जो दोस्त थी या फ्रेंड जो भी शागिर्दा थी, उसके जो बच्चे पैदा हुए थे उसको देना था। इतनी भाभी रहम दिल थी कि दूध हर दिन वो दूध का बोतल ले जाकर पहुंचाती थी, और फिर बच्चों को वो क्या करती थी, पिलाती थी। उसके बाद फिर भाभी जान ऐसे खारजी वक्त में जो है, भाभी जान इन कामों के अलावा खारजी वक्त में भी वो अपना खत लिखने वाले काम करती थी। एक कोठरी में, एक कमरे में बैठ जाती थी, और फुर्सत मिलने के बाद वो खत लिखना शुरू करती थी। और फिर भाभी जान बहुत सारी कठिनाई और परेशानियों का सामना करने के बाद वो अपनी जिंदगी को इसी तरह गुजर बसर किया। फिर नन्हे भाई आते थे तो उस पर दूसरा केस लग जाता था, फिर वो चले जाते थे। इसी तरह होकर वो अपनी जिंदगी गुजारे। तो ये थे कुछ डियर स्टूडेंट्स भाभी जान के बारे में खुलासा और कुछ कैरेक्टर, किरदार जो मैंने आपको बताया शॉर्ट कोड में। वरना अगर चैप्टर को पढ़ेंगे तो 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगा। अगर इसी चैप्टर को छोटे छोटे वीडियो करके पढ़ेंगे तो कम से कम 3 से 4 या 5 वीडियो इसी चैप्टर के ताल्लुक से बन जाएगा। तो उससे बेहतर यह है ना कि हम शॉर्ट कोड में आपको बता दिए, और इससे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो बात है वो अभी आपके सामने आने वाला है क्वेश्चंस और आंसर में। तो वो इम्पोर्टेंट है। आपके पास अगर किताब हो तो आप देख लीजिएगा, कैरेक्टर को पढ़ लीजिएगा तो बेहतर होगा। वरना मैंने जो खुलासा बताया ना, अगर उसको गौर से सुन लीजिएगा और आपका एग्जाम में आ जाए, उसको लिखने के बाद सुन लेने के बाद लिख लीजिएगा, तो फिर वही काफी है आपके एग्जाम में सवाल का जवाब देने के लिए, वो बहुत ही काफी है। तो अब ये तो कुछ बातें जो मैंने आपको बताया भाभी के और अख्तर के बारे में जो उनके देवर है, और शमी के बारे में जो उसके शागिर्दा थी, काफी गरीब थी। तो अब देखते हैं आंसर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भाभी जान वाले इस चैप्टर सोहेल अजीम आबादी ने जो चैप्टर बनाया उस चैप्टर में वो क्या कह रहे हैं आंसर क्वेश्चन में, उसको देखते हैं। लेकिन जो चीज आपको फिर से कहना, जो चीज बोर्ड में लिखाया जाए उसको आप इग्नोर ना कीजिए, बल्कि उसको आप क्या कीजिए, लिख कर रख लीजिए, ताकि वो आपके लिए फायदेमंद हो, आपके लिए मुफीद हो। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, मुख्तसर तरीन सवालात। हाँ, मुख्तसर तरीन सवालात। तो मुख्तसर मतलब छोटा, बहुत ही छोटा सवाल के लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल है वो है कि सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए। सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए, ये पहला सवाल है। तो कहाँ पैदा हुए, आप लोग देख सकते हैं कि सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए, पटना में। कहाँ पैदा हुए, पटना में। सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे, तो पटना में। और ये ताल्लुक रखते थे जमीनी खानदान, यानी एक खानदान से ताल्लुक रखते थे जो जमींदार थे। और कह रहे हैं कि सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या है। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या है। तो कह रहे हैं सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या है, ये है सैयद मुजीबुर रहमान। क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान। ये है सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम, सैयद मुजीबुर रहमान। और देखते हैं सवाल नंबर 3 कि सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ था। सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ था, मतलब किस साल पब्लिक हुआ था, मशहूर आया था, लोगों के दरमियान शाये हुआ था। तो उसमें कह रहे हैं सोहेल अजीम आबादी का जो पहले मजमूए का नाम है डियर स्टूडेंट्स, वो है चार चेहरे। क्या है, चार चेहरे, ये पहला मजमुआ है, ठीक है। और ये कब शाये हुआ था, आजादी के बाद, ठीक है। ये जो शाये हुआ था वो क्या कब हुआ था, आजादी के बाद हुआ था। तो इसको ध्यान दीजिए, ये सोहेल अजीम आबादी की जो पहले, ये सोहेल अजीम आबादी के पहले मजमुए हैं, यानी चार चेहरे, और ये आजादी के बाद शाये हुआ था।
और देखते हैं सवाल नंबर 4 के सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई। सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई, यह है सवाल। तो इब्तिदाई तालीम पटना में ही हुई। इसका भी यही जवाब होगा कि इब्तिदाई जो तालीम है वो क्या है, पटना में ही हुई, वहीं की सरजमीन पे हुई। और उसके बाद कह रहे हैं कि सोहेल पांचवा सवाल, वो 4 ही सवाल थे उसमें कुल मिला के। सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई। सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई, तो कह रहे हैं कि ये पटना में हुई। सोहेल अजीम आबादी की जो तालीम हुई ये पटना में हुई, यहीं के मदरसे में हुई। ये थे कुछ मुख्तसर तरीन सवालात जो मैंने आपको बताया और हल करवाया, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखते हैं मुख्तसर सवालात। ये भी वही लघु उत्तरीय प्रश्न है, मुख्तसर सवालात छोटा छोटा। तो कह रहे हैं कि सबसे पहला सवाल है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया, कहानी में बताया गया, उसका नाम क्या था। गौर से सुनिए सवाल कि रुकैया भाभी के जिस देवर का नाम किरदार यानी कहानी में बयान किया गया उसका नाम क्या था। तो आपको मालूम है कि उसका नाम अख्तर था। मैंने आपको बताया कि उसका नाम क्या था, अख्तर था। रुकैया भाभी की जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम अख्तर था। अब देखते हैं कि नंबर 2 पर रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। रुकैया भाभी जो है उसके शौहर कौन थे, नन्हे भाईजान, तो उसको क्यों बार बार जेल जाना पड़ता था। तो उसका आंसर ये होगा कि वो सियासत से ताल्लुक रखने वाले थे, सियासत से लगाव था उसका, जिसकी वजह से उसको बार बार जेल जाना पड़ता था। एक मुकदमे के बाद दूसरे मुकदमे उस पर दायर हो जाता था तो बार बार जेल जाना पड़ता था। यह था उसका जवाब। और सवाल नंबर 3 देखते हैं कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। सवाल देखिए गौर से कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। तो डियर स्टूडेंट से इसका जवाब यही होगा कि रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी उसका नाम शमी था, उसका नाम शमी था। और क्यों करती थी, तो इसलिए करती थी वो गरीब थी, फीस जमा नहीं कर पाती थी, तो इसलिए रुकैया भाभी जान शमी नाम की लड़की के मतलब तालीम का खर्च उठाया करती थी और फिर वो गरीब थी इस वजह से। और नंबर 4 देखते हैं दोस्तों कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों यानी सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा था, क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था। तो कह रहे कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों का जो चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा था। तो इसका जवाब ये होगा कि इसलिए कि शमी नाम करके लड़की आई थी उसके घर फीस के पैसे के लिए और उनके पास यानी रुकैया भाभी के पास भी पैसे नहीं था, तो इसलिए उसकी फीस भरने के लिए उसको सोने की चूड़ियां बेचना पड़ा। इसका जवाब सिंपल से इतना कह दीजिएगा कि स्कूल की फीस भरने के लिए सोने की चूड़ियों को बेचना पड़ा, बस। अब 5 देखते हैं, 5वां सवाल कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी। तो इसका जवाब यही होगा डियर स्टूडेंट्स कि जब उसको वक्त मिलता था तो वो फुर्सत में अपना शौक पूरा करने के लिए खत लिखा करती थी। बस इतना बोलना है कि वो अपना शौक पूरा करने के लिए खत लिखा करती थी किसी एक कोठरी में बैठकर, किसी एक कमरे में बैठकर, बस। ये थे मुख्तसर तरीन सवाल। अब देखते हैं तवील सवाल यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको देखते हैं। तो इसमें सवाल नंबर 1 कह रहा है कि रुकैया भाभी का सरापा कम अज कम 10 जुमलों में तहरीर कीजिए। सरापा मतलब रुकैया भाभी के बारे में आपको बताना है कि वो कैसी थी, कैसी नहीं थी, क्या करती थी, क्या नहीं करती थी। जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो के माध्यम से बताया कि क्या क्या करती थी, कैसे थी, कितनी रहमदिल थी, गैरों के दूसरों की मदद करती थी और खुद भी घर चलाया करती थी। ये सब आपको 10 जुमलों में लिख देना, छोटे छोटे जुमलों में जितना चाहे लिख दीजिएगा। उसके बाद नंबर 2 के रुकैया भाभी के किरदार को एक मिसाली किरदार बनाकर सोहेल अजीम आबादी ने कारी को हौसला देने का काम किया है। इस ख्याल से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स फिर से गौर से सुनिए सवाल को
रुकैया भाभी के किरदार को एक मिसाली किरदार बनाकर सोहेल अजीम आबादी ने कारी को हौसला देने का काम किया है। इस ख्याल से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? तो कह रहे हैं कि रुकैया भाभी का जो किरदार है उसको एक मिसाली किरदार मतलब एक बहुत ही पॉपुलर और बेहतरीन किरदार बनाकर सोहेल अजीम आबादी ने इस चैप्टर में इसको बयान किया, हौसला देने के लिए काम किया है। और इस ख्याल से आप क्या करते हैं? तो कह रहे हैं कि सोहेल अजीम आबादी जो है इस चैप्टर यानी भाभी जान की जो बात थी, भाभी जान के बारे में जो बताया, उसको बताने के बाद पढ़ने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करना था, खींचना था, कैसा लगता है कैसा नहीं लगता, मुतासिर करना था। तो इस बात से आप क्या इत्तेफाक करते? तो आपका जवाब यही होगा कि बहुत ही बेहतरीन इत्तेफाक करते, रुकैया भाभी बहुत अच्छा काम करती थी, गैरों की मदद करती थी। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि लोगों को चाहिए कि कितनों भी मुसीबतें आ जाए वो दूसरों की मदद करे, अपने भी मदद करे और पीछे ना हटे, हारे ना। तो ये थे उसके जवाब। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सोहेल अजीम आबादी उर्दू के किस अफसाना निगार से बहुत ज्यादा मुतासिर थे और क्यों? सवाल क्या है? सोहेल अजीम आबादी उर्दू के किस अफसाना निगार से बहुत ज्यादा मुतासिर थे और क्यों थे? तो आपको बता चुका था और यहाँ मालूम भी है कि सोहेल अजीम आबादी किस उर्दू अफसाना निगार से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। तो आपको मालूम है कि ये अफसाना प्रेमचंद से की शख्सियत जो है इससे बहुत ज्यादा हद तक वो मुतासिर थे, सोहेल अजीम आबादी। तो यही है कि सोहेल अजीम आबादी अफसाना निगार प्रेमचंद की शख्सियत से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। और लफ्ज़ क्यों थे? तो इसलिए थे कि वो बहुत ही बेहतरीन और अच्छा अफसाना लिखा करता था, अच्छा शेर व शायरी किया करता था, इसलिए उससे ज्यादा मुतासिर थे, उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित थे। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। अफसाना भाभी के किस किरदार ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया और क्यों? अफसाना भाभी के यानी कि जो अब भाभी जान की जो अफसाना चैप्टर है उसको मतलब उसके किस किरदार ने आपको ज्यादा सबसे ज्यादा मुतासिर किया और क्यों? मतलब कि अख्तर के किरदार यानी अख्तर ने जो कहा वो आपको ज्यादा मुतासिर किया, या भाभी जान के जो काम थे करतूत थे बहुत ही अच्छा काम किया करते तो वो आपको आकर्षित किया मतलब ज्यादा मुतासिर किया, या फिर शमी जो गरीब लड़की थी वो आपको ज्यादा मुतासिर किया? ये इनमें से किसी एक के बारे में आपको बताना है, ठीक है, किस किरदार ने आपको मुतासिर किया। और कह रहे हैं कि नंबर 5। सोहेल अजीम आबादी के बारे में अपने उर्दू के उस्ताद से मदद लेकर कम अज कम 10 जुमले तहरीर करें, साथ ही ये भी तहरीर करें कि उनके अफसानों के दूसरे मजमूए का नाम क्या था और वो कब शाये हुआ था। बहुत ही लंबे चौड़े सवालात हैं मेरे दोस्त, गौर से सुने। सोहेल अजीम आबादी के बारे में अपने उर्दू के उस्ताद से मदद लेकर कम अज कम 10 जुमले तहरीर करें, साथ ही ये भी तहरीर करें कि उनके अफसानों के दूसरे मजमूए का नाम क्या था और वो कब शाये हुआ था। तो सोहेल अजीम आबादी के बारे में आपको क्या अपने उस्ताद से 10 तो सोहेल अजीम आबादी के बारे में आपको यही बता देना है कि सोहेल अजीम आबादी का असली नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान तखल्लुस सोहेल था, पैदाइश 1911 ईस्वी पटना में हुई, जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। 1 साल की उम्र में उनके वालिदा के उनके माँ वालिदा यानी कि माँ का इंतकाल हो गया और परवरिश नानिहाल में हुई और तालीम का और तालीम एक मुअल्लिम की सरपरस्ती पर हुए और उर्दू अफसाना निगार प्रेमचंद की शख्सियत से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। 3 अफसाने मजमूए हैं, 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप, ये 3 है, और एक नावल है बेजड़ों के पौधे। और वो सोहेल अजीम आबादी के जो इंतकाल हुआ 1980 में सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल हुआ। बस यही सोहेल अजीम आबादी के बारे में आपको बताना, कोई खास है नहीं, बहुत ही आसान है, यही सब के बारे में आपको बताना है। अब देखते हैं कब हुआ, और कह रहे कि और आखिर में क्या कह रहा है कि उनके अफसानों के दूसरे मजमूए का नाम क्या था और वो कब शाये हुआ था, ठीक है। तो उनके अफसाने के दूसरे मजमूए का नाम क्या है? तो उनके अफसाने के दूसरे मजमूए उनके अफसानों के दूसरे मजमूए का नाम जो वो क्या है? अलाव है, ठीक है स्टूडेंट्स, अलाव है। ये भी आजादी के बाद ही नाजिल है, बहुत दिनों के बाद, ठीक, ये अलाव है। तो ये थे सोहेल अजीम आबादी के बारे में कुछ सवाल जवाब, भाभी जान के बारे में कुछ सवाल जवाब जो मैंने आपको बता दिया, आपको हल करवा दिया। अगर आप गौर से पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से पढ़ रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आई होप कि आपको हर चीज समझ में आ जा रहा होगा और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। और आप अगर कहीं फंस जा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन माइंड में कोई बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमें पूछ
सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आई सर, ये समझ में नहीं आई, आप थोड़ा बता दें। तो मैं हत्तल इम्कान अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताया है स्पेशली उन चीजों का आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हर वीडियो में यही बता रहा हूं कि अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको बाद में इसको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक, इसको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और जवाबात हैं, इनको याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये थे सोहेल अजीम आबादी और भाभी जान के बारे में, जो चैप्टर 2 था कंप्लीट। आपको चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। कल से पढ़ेंगे चैप्टर 3। नेक्स्ट वीडियो पर जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 3 से पढ़ेंगे। तो क्लास 10th, ठीक, क्लास 10th चैप्टर 1। तो ये थे हम लोग का आज का जो सबक है, इनमें सोहेल अजीम आबादी और भाभी जान को लेकर कंप्लीट मैंने बता दिया। आई होप कि आप मेहनत से पढ़ रहे हैं और मेहनत से पढ़ेंगे। अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही तो मैं आपका भाई आपके सामने हूँ, कभी भी किसी भी टाइम आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं हर तरह से आपका हर सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने आगे दोस्तों तक भी शेयर करना, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और वो भी इसकी तैयारी कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।